अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। 9 मई के वाकयात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुश्किलात में है। 9 मई को जो कुछ हुआ और इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस किस्म के रिएक्शन का सामना है, उसके बाद पूरी पार्टी तितर बितर होती नजर आ रही है। एक के बाद एक पार्टी रहनुमा पार्टी से अलहदगी का ऐलान कर रहा है। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा मलिका बुखारी, मुसरत जमशेद चीमा और उनके शौहर जमशेद चीमा ने पार्टी छोड़ने और सियासत को खैरबाद करने का ऐलान किया, जबकि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मजीद 3 अहम विकटें गिर गई हैं। साबिक सूबाई वजीर पंजाब मुराद रास, फिरदौस आशिक अवान और पार्टी के चीफ ऑर्गेनाइजर सैफुल्लाह न्याजी ने भी आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले साबिक एमएनएज, साबिक एमपीएज, मुशीरों और टिकट होल्डर्स की तादाद 60 हो चुकी है। यानी सिर्फ 2 हफ्तों में फवाद चौधरी, शीरी मजारी, फयाजुर हसन चौहान, आमिर कियानी, मलिक अमीन असलम चौधरी, वजाहत हुसैन, आफ्ताब सिद्दीकी समेत तकरीबन 60 रहनुमा हकीकी आज़ादी का नारा भुलाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही आज़ाद हो चुके हैं, जबकि पार्टी के सेक्रेटरी जनरल और इमरान खान के करीबी साथी पार्टी के ओहदे से सुबुकदोशी का ऐलान कर चुके हैं। इन तमाम रहनुमाओं का दावा है कि वो किसी के दबाव या किसी के कहने पर पार्टी नहीं छोड़े, लेकिन अहम बात यह कि कुछ ऐसे रहनुमा जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं, उन्होंने अपने ट्वीट्स में अहले खाना पर दबाव डालने का दावा किया है। और अब ये ट्रेंड बनता जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिस रहनुमा को रिहाई मिलती है, वो उसके बाद फौरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और पार्टी से अलहदगी का ऐलान करता है, और जो रहनुमा पार्टी नहीं छोड़ता उसे जमानत मिलने के बावजूद दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसमें शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद और उमर सरफराज चीमा समेत दीगर रहनुमा शामिल हैं, जिन्होंने अभी तक पार्टी छोड़ने का ऐलान नहीं किया है, इसलिए उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। और अहम बात यह कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को तो पार्टी छोड़कर रिहाई का ऑप्शन दिया जा रहा है, मगर 9 मई के वाकयात में मुबैना तौर पर मुलविस आम कारकुनान के मुकदमात इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत और फौजी अदालतों में चलाए जा रहे हैं। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने आज इन केसेस की तफसीलात सामने रखते हुए बताया है कि अब तक 9 मई के वाकयात से मुतल्लिक 499 मुकदमात दर्ज किए जा चुके हैं, जिनमें से 6 मुकदमात में नामजद 33 मुल्जिमान का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में किया जाएगा। राना सनाउल्लाह ने यह भी कहा है कि इमरान खान का ट्रायल भी मिलिट्री कोर्ट के जुमरे में आता है। हसास तनसीबात मौजूद हैं जो मुल्क के दिफा से मुतल्लक है, उसमें जो ट्रेस पास करे, उसके अंदर दाखिल हो या किसी को दाखिल करने की तरगीब दे, तो वो गिल्टी ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और मिलिट्री एक्ट की मुख्तलिफ दफात के तहत जो है वो काबिले मुआखजा है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं इमरान खान, उनका आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल जो है वो किया जाएगा? ये आदमी जो है ये इस फितने की सियासत का आर्किटेक्ट है, इसके बगैर ये सारा हो नहीं सकता था। ये आदमी जो है ये सारी इस प्लानिंग का जो है ये जिम्मेदार है, तो बिल्कुल जो है वो ये इस जुमरे में आते हैं। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कह रहे थे कि सिर्फ अस्करी तनसीबात के करीब आने वाले और उन पर हमला करने वालों का मिलिट्री ट्रायल होगा, और साथ ये भी कह रहे थे कि इमरान खान भी मिलिट्री कोर्ट के जुमरे में आते हैं। जिसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत के पास ऐसे कौन से शवाहिद हैं जिसकी बुनियाद पर इमरान खान का ट्रायल भी मिलिट्री कोर्ट में हो सकता है। 9 मई के वाकयात के बाद हुकूमत इस वक्त फ्रंट फुट पे है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैक फुट पे है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी छोड़ने का ऐलान कर रहे हैं, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमा फारूक हबीब ने आज अपने वीडियो बयान में पार्टी छोड़ने के बजाय ये दावा किया है कि इन इकदाम से तहरीक इंसाफ खत्म नहीं होगी। जो समझते हैं कि पीटीआई एमक्यूएम है, एमक्यूएम नहीं है, ये मासेस की पार्टी। इसकी अपील, इसकी रीच, इसका नजरिया मासेस के अंदर मौजूद है। जिस किस्म के इकदाम करके लोगों के अंदर गमो गुस्से को बढ़ा रहे हैं, 9 मई की आड़ के अंदर जिस किस्म का मैं समझता हूँ खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, इसका सिलसिला रुकना चाहिए। जो सियासी कैदी हैं उनके साथ नारवा सलूक बंद होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये जो बात है, इस बात के ऊपर इसको सुना जाएगा। ठंडे दिल से मुल्क के जो मुफाद है उसको सामने रखते हुए मुल्क में नए इंतखाबात की तरफ जो है वो पेशरफ्त हो। फारूक हबीब कह रहे थे कि ठंडे दिल से फैसले करने की जरूरत है। मजीद बात करेंगे, जिसके लिए ज्वाइन किया है नून लीग के सीनियर रहनुमा और पाकिस्तान के वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने। राना साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। राना साहब, बहुत सारे मामला हैं जो आपसे डिस्कस करने हैं, लेकिन आज आपने कहा कि इमरान खान का केस भी जो है वो मिलिट्री कोर्ट के जुमरे में आता है, और अब से कुछ देर पहले मरीम नवाज साहबा ने यह कहा है कि इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर बता रही हूं कि इमरान खान पाक फौज के खिलाफ मुसल्ला बगावत कर रहा था। सारी साजिश जो है दहशतगर्दी की वो जमान पार्क में बनाई गई। ये बहुत बड़ा इल्जाम है कि मुसल्ला अफवाज के खिलाफ
बगावत कर रहे थे इमरान खान, और मरियम नवाज कह रही है कि उनके पास इंफॉर्मेशन है इस लिहाज से। नहीं, देखें शहजाद साहब, जो यानी एक्ट सामने आए हैं, जिस तरह से दिफाई तनसीबात के ऊपर जो है वो ट्रेसपास हुआ है, जिस तरह से वहाँ पे डैमेज किया गया, चीज़ें उठाई गई, चीज़ें जलाई गई, तो इसमें जो है वो और हमला किस तरह से होता है। यानी ऐसा एरिया जो प्रोहिबिटेड एरिया डिक्लेयर हो अंडर आर्मी एक्ट, उसमें अगर कोई बंदा ट्रेसपास करके जाता है और जाके वहाँ पे जो है वो दिफाई तनसीबात को नुकसान पहुँचाता है, तो ये एक मुसल्लह बगावत है। और जब आर्मी की हदूद में, एरिया में जाके दाखिल होता है, तो ये आर्मी के ऊपर हमले के मुतरादिफ है। ये एक्ट जो इन्होंने किए हैं, जिसके ऊपर 7 मुकदमात हैं, 3 पंजाब में और 4 KPK में, उसमें तो ये चीज़ बिल्कुल बड़ी वजाहत के साथ है और उसके सबूत जो है वो मौजूद हैं। और ये सारा फितना, ये सारी बगावत, ये सारी नफ़रत इन जहनों में जो है वो इमरान खान ने बड़ी मेहनत से इंजेक्ट की है। ये 2014 से अब तक 10 साल हो गए हैं बिलअमूम, और ये पूरा 1 साल इसने बड़ी मेहनत की है कौम को गुमराह करने, एक जथाबंदी करने, और इन लोगों को मुसल्ला करने, और इन लोगों को इस बात पे ऊपर उभारने कि वो जो है वो फ़ौज के जो है वो जाके वहाँ पे ऊपर जो है वो हमला करें, और फ़ौज के ख़िलाफ़, अपने सियासी मुखालफिन के ख़िलाफ़ उनको गद्दार कहा, उनको जो है वो चोर डाकू कहा, अपनी जद्दोजहद को जो है वो जहाद करार दिया। तो ये सारी जो है इसी की इंस्टिगेशन है, इसी ने जो है वो ये लोगों को उबारा और इस जो है वो मंतकी अंजाम तक पहुँचाया। राणा साहब, लेकिन मुझे ये बताएं कि अभी आप कह रहे हैं जो फौजी मकामात पर जाकर उनको नुकसान पहुंचाया है, तो इसको आप इस तनाजुर में देख रहे हैं कि ये नुकसान पहुंचाया, वायलेंस वहां पे हुआ, लेकिन मरियम नवाज साहबा जो कह रही है वो कह रही है कि फौज में बगावत की कोशिश की। ये दो बड़ी मुख्तलिफ बातें हैं कि वायलेंस करना कहीं पे जाके और फौज में बगावत कर रहा हो। वो कह रही है मेरे पास इंफॉर्मेशन है। क्या ऐसी इंफॉर्मेशन है उनके पास या हुकूमत के पास इस वक्त? अगर उन वाक़यात को जो लॉन्ग मार्च किया गया था, और उस लॉन्ग मार्च के पीछे जो आर्किटेक्ट थे, उस लॉन्ग मार्च को इस तरह से डिज़ाइन किया गया था कि वो लॉन्ग मार्च जो है वो उन तारीख़ों में यहाँ पे पहुँचे जिनमें जो है वो आर्मी के चीफ़ की जो है वो तकर्री होनी थी। और उस वक्त ऐसी चीज़ें सामने आई थी कि ये मौजूदा आर्मी चीफ़ की तकर्री को रोकने के लिए इन्होंने एक पूरी प्लानिंग की हुई थी, जिसके मुतल्लक मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा बात जो है वो मुझे नहीं करनी चाहिए। अगर उस पहलू की या उन वाक़यात की इंक्वायरी हुई तो ये चीज़ें भी जो है वो सामने आ जाएंगी। तो वो एक ऐसा ही मौका था कि उसके ऊपर खुदा न खास्ता अगर मामलात जो हैं उनको संभाला ना जाता तो ऐसी सूरत भी पैदा हो सकती थी। जी, ये बड़ी अहम बात जो आप कर रहे हैं कि मौजूदा आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट को रोकने की वो एक कोशिश थी। नवंबर का लॉन्ग मार्च, इस हवाले से पहले हमने बात की आपसे प्रोग्राम में, और जब हमने आपसे कहा था कि जो उस वक्त के आर्मी चीफ थे जनरल बाजवा, वो तो रिटायर हो रहे थे, तो आपने हमसे ये सवाल किया था कि आपको किसने कहा वो रिटायर हो रहे थे? वो तो रिटायर नहीं होना चाह रहे थे, तो क्या साजिश के ताने बाने वहां तक जाके मिलते हैं? बहरहाल इसमें मैं कोई निशानदेही के अंदाज में जो है वो बात करने से कासर हूँ। मेरी एक पोजीशन है, मैं उसको मलहूज़ ख़ातर रखते हुए जब तक कोई इंक्वायरी और बाज़ाब्ता इंक्वायरी से कोई चीज़ सामने नहीं आती, लेकिन बहरहाल ये बातें जो हैं वो ऐसी नहीं है ये बात कि आज मरियम नवाज़ साहबा ने की है या मैं आज कर रहा हूँ। ये ओपन सीक्रेट है। ये उस वक्त भी ये बातें आप लोगों ने भी अपने प्रोग्राम्स में की, हमने भी उनका जिस हद तक जवाब हो सकता था दिया। लेकिन ये बात सच है कि उस वक्त ये कोशिश की गई, और इस कोशिश को करने वाला जो है वो इमरान खान नियाज़ी था। तो बाकी इसके पीछे कुछ लोग होंगे, उनका भी जो है वो नाम आता रहा है, लेकिन ये जो है वो इसका मोरा जो है ना वो इमरान खान था। हाँ, मोरा इमरान खान था, लेकिन जो लोग होंगे ऑब्वियसली वो इदारे से होंगे। तो आपके नॉलेज में है कि क्या इदारा उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर रहा है इस वक्त? देखें, फ़ौज का अदारा जो है वो एक डिसिप्लिन्ड फोर्स है, और उसका मिसाली डिसिप्लिन जो है
वही उस अदारे की ताकत है। और अगर जो हम बात कर रहे हैं अगर ये नहीं हो सका तो उसकी वजह भी उस अदारे का जो है वो डिसिप्लिन है। तो इसलिए मेरा ख़्याल है कि हमें इसके ऊपर जो है वो गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। सही, लेकिन अभी आपने जो बातें कही, इमरान खान साहब की बहुत सारी ऐसी तकारीर हैं जिनसे इख्तिलाफ किया जा सकता है, जिससे आप कह सकते हैं कि उन्होंने इश्तियाल दिलाया अपने लोगों को, लेकिन जो कोर कमांडर हाउस को जलाना है, जीएचक्यू में लोग चले गए, क्या उनकी जो माजी की तकारीर हैं उस वजह से उनको क्या इम्प्लीकेट किया जा सकता है इन केसेस में, या आपको बराह रास्त सबूत चाहिए होंगे कि 9 मई को जो हुआ वो इमरान खान के कहने पे हुआ? क्या इसके कोई शवाहिद है हुकूमत के पास? जी, इसके शवाहिद मौजूद हैं, उनकी तकारीर मौजूद हैं, उनके ट्वीट्स मौजूद हैं। ये पूरा साल ये चीज़ करते रहे हैं और बाकायदा इस चीज़ के बड़े वाज़ेह शवाहिद मौजूद हैं कि ये पहले से तय था कि ये एहतजाज जो है ये कोर कमांडर्स के जो है वो घरों के बाहर होगा, कंटोनमेंट एरियाज़ में होगा, आईएसआई के दफातर के बाद होगा, बाकायदा लोगों की ड्यूटियां लगाई हैं। अब वो लोग बता रहे हैं ना, अब देखें इन्वेस्टिगेशन का जब अमल चल रहा है तो वो लोग बता रहे हैं कि कैसे हमें पेट्रोल बम बनाने सिखाए गए, कैसे जो है वो गलेलों का जो है वो इस्तेमाल जो है वो सिखाया गया, फिर किस तरह से 50-50 की जो है वो एक जत्थे को ये ख़ुद मिलता रहा, ख़ुद उनको जो है वो इस चीज़ के ऊपर उभारता रहा। अब देखें ना, आप एक जलसा करते हैं, जलसे में जो है वो हज़ारों लोग होते हैं, वहाँ पे लीडर जब तकरीर करता है तो उसकी मोटिवेशन का एक लेवल होता है, लेकिन जब एक लीडर जो है वो 50 लोगों को 30 लोगों को मिलता है तो उसकी मोटिवेशन जो है ना वो तो बिल्कुल ब्रेन वॉशिंग वाली बात होती है। नहीं तो ये बड़ी इसने जो है वो एक मनज़्ज़म साजिश के तहत मनसूबा बंदी से इसने जो है वो जेल साजी की है। ये इन लोगों को इसने जो है वो तैयार किया हुआ था। लेकिन जो लोग गिरफ्तार हैं, हिरासत वो में लोग बता रहे हैं, वो देखें वो लोग जो है, जी वो लोग तो मैं कह रहा हूं उनमें से जो शहजाद लीडरशिप है वो तो लोग आप खुद बता रहे हैं, आप मुझे बताएं। नहीं देखें ना, मामला ये है कि वो लोग जो इस वक्त अंडर इन्वेस्टिगेशन है वो लोग जो हैं वो बता रहे हैं। और दूसरी बात है जो सेकंड लेवल की जो अपना है लीडरशिप, अब अगर चलें फ़र्ज़ करें कि जी फ़याज़ुल हसन चौहान को मजबूर किया गया कि तुम पीटीआई छोड़ दो, बाकी जो उसने चार्जशीट पेश की है पूरे 2 साल की कि जी ये बात की, मैंने मना किया, फिर मैंने रोका, फिर उन्होंने यौम मई पे ये प्रोग्राम बना दिया तो मैंने उस वक्त रोकने की कोशिश की, मुझे बाहर निकाल दिया गया, फिर मेरा दाखिला बंद कर दिया। तो ये चार्जशीट का तो उसे किसी ने ना कहा। तो ये चीजें जो सामने आ रही हैं, और ज्यादा सबूत आप फिर क्या? एक तो राना साहब देखिए, आज भी अबरार उल हक साहब हों, सैफुल्लाह नियाजी साहब हों, फिरदौस आशिक अवान साहबा, इन्होंने भी पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। बट एक ट्रेंड है ना, इसमें से ज्यादातर लोग वो हैं जो कि हिरासत में थे, उनको छोड़ा गया, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ऐलान किया कि हम पार्टी छोड़ रहे हैं। जो पार्टी नहीं छोड़ा, जैसे शाह महमूद कुरैशी हो, महमूद रशीद साहब हो, उनको जमानत मिलती है, उनको दोबारा जेल में डाल दिया जाता है। तो ट्रेंड तो बड़ा वाजे है। ये लोग शायद आके कह नहीं रहे कि दबाव है, कहते हैं हम पे कोई दबाव नहीं है, लेकिन ट्रेंड तो बड़ा वाजे है। तो ये हो क्या रहा है? ये क्या ऑटोमेटिकली हो रहा है कि ये लोग पार्टी छोड़ रहे हैं क्योंकि इनको अब एहसास हुआ है 12-15 दिन बाद के 9 को क्या हुआ था, या कोई वाकई दबाव डाला जा रहा है कि पार्टी छोड़ेंगे तो रिहाई मिलेगी वरना नहीं मिलेगी? देखें शहजाद, इसमें मामला ये है या गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी ये है कि इन लोगों ने ये साजिश जो की जो है वो दिफाई इंस्टॉलेशंस के ऊपर हमलावर होने की, फ़ौज के ऊपर जो है हमला करने की और वहाँ पे जो है ये इस तरह से तोड़ फोड़ करने की, तो इसके के मुतल्लिक़ जो है वो यानी ये पहले से जो है ये पूरी तरह से ये असेसमेंट जो है वो नहीं हो सकी। पहले से ये बात तो थी कि ये इनका इरादा है कि ये कंटोनमेंट एरियाज़ में आके एहतजाज करेंगे, लेकिन इनका ये प्लानिंग, इनका ये प्रोग्राम कि ये घरों में दाखिल होंगे, ये आग लगाएंगे, ये रेजिमेंट्स के हेडक्वार्टर्स के ऊपर हमलावर होंगे, उस हद तक शायद सेंसिटिविटी जो है वो नहीं थी। अब इस वाक़या के बाद जो है वो अब ये किया गया कि तमाम वो लोग जिनसे ये तवक्को की जा सकती है या जिनसे ये अंदेशा है कि ये लोग जो हैं वो इस किस्म की हरकत दोबारा कर सकते हैं, ये इस किस्म की मनसूबाबंदी दोबारा कर सकते हैं, ये लोगों को दोबारा जो है ये उकसा सकते हैं, वरगला सकते हैं, उन तमाम को 3 MPO के तहत नक्शे अमन के तहत जो है वो गिरफ़्तार किया गया। इसलिए उनको बार बार गिरफ़्तार किया जा रहा है कि ये ख़दशा जो है वो मौजूद है, उस ख़दशे को रद्द करने के लिए इनको जो है वो गिरफ़्तार किया जा रहा है। अब उनमें से
अगर कोई अप्रूवर बनने को तैयार है, अगर कोई इस बात पे तैयार है कि जी मेरे सामने ये सारा कुछ होता रहा है लेकिन मैं उसका हिस्सा नहीं हूँ और मैंने जो है ये इस काम में हिस्सा नहीं लिया, तो मुझे आप मौका दें तो मैं जो है वो इन वाक़यात को कंडेम भी करता हूँ और उसके बाद जो है वो मैं जो है वो अप्रूवर भी बनता हूँ, तो उसमें फिर उसको जो है वो क्यों ना मौका दिया जाए। और वो जिनको जो मौका लेना चाहते हैं वो ले रहे हैं, जो नहीं लेना चाहता वो ना ले। आइंदा इस पर तफसील से बात करेंगे, लेकिन आप लोगों ने कमीशन बनाया पिछले हफ्ते जिसमें आप लोगों ने कहा कि ये कमीशन जो है ऑडियो लीक्स की इंक्वायरी करेगा। अब से कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है, 5 रुकनी बेंच बैठा था, उन्होंने आज ही फैसला कर लिया है कि जो कमीशन का कयाम था वो गलत था, उसके नोटिफिकेशन को मुअत्तल कर दिया है और ये भी कहा है कि उसके बाद जो हुक्मनामा जारी हुआ था वो भी खत्म कर दिया है। अगली समाअत जो है वो 31 मई को अब होगी। तो वो तो कमीशन जो आपने बनाया था खत्म कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। जी, हम इसमें सुरखरू ठहरे हैं। हुकूमत के ऊपर ये प्रेशर था और कहा जा रहा था कि जनाब ये जो वीडियो लीक्स हैं इनमें जो है वो जो जुडिशरी को मूर्ज़े इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है, हमारे मुअज़्ज़ज़ जजेस की जो है वो इसमें इंसल्ट हो रही है, आप इसके ऊपर कमीशन बनाएं और अगर ये दुरुस्त हैं तो उसके मुतल्लक जो है वो फिर कार्रवाई होनी चाहिए और अगर ये गलत हैं तो इन मुअज़्ज़ज़ जजेस को सुरखरू किया जाना चाहिए। ये प्रेशर बार की तरफ से भी था, ये प्रेशर जो है वो सिविल सोसाइटी की तरफ से भी था। तो उसका हुकूमत के पास तो एक ही तरीका था कि हमने इसके ऊपर एक आला सती, एक सुप्रीम कोर्ट की जज की जो है वो सरबराही में एक कमीशन बना दिया कि वो कमीशन जो है वो इंक्वायरी करे, वो इन वीडियो लीक्स के मतलब तमाम पहलुओं का जायज़ा ले, अगर ये दुरुस्त हैं तो वो एक्शन रिकमेंड करे, अगर ये गलत हैं तो उन लोगों को जो है वो सुरखरू करे और बनाने वालों को जो है वो उनके खिलाफ एक्शन जो है वो रिकमेंड करे। अब अगर ये जज साहबान जो हैं ये चाहते हैं कि ये अब हम इसी तरह से चलता रहे तो ठीक है, फिर चलाए रखें इसको। जो ऑर्डर है उसमें ये कहा गया कि चीफ जस्टिस से मुशावरत लाजमी थी और माजी का उन्होंने हवाला भी दिया है कि 5 केसेस ऐसे थे जिसमें सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर दे चुकी है, कह रही है माजी में हुकूमतें अपना नोटिफिकेशन वापस ले चुकी हैं जहां चीफ जस्टिस से मुशावरत नहीं की थी। आप भी कर लेते मुशावरत चीफ जस्टिस साहब से और फिर आगे बढ़ाते मामले को। चीफ जस्टिस साहब की अपनी ज़ात इसमें शामिल थी, एक और जज साहब जो है वो उनके सन इन लॉ, एक और जज साहब है उनकी मदर इन लॉ, एक और जज साहब है उनके बेटे, ये ऑडियो लीक्स का जो है वो हिस्सा थे। आप मुझे बताएं कि जब चीफ जस्टिस साहब की अपनी ज़ात के हवाले से हो, उनकी अपनी ज़ात को उसमें सुरखरू करना या उसमें जो है वो उनके ज़ुम्मे अगर वो बात है तो तब भी, अगर नहीं है तो उसका सामने लाना मकसूद हो तो फिर उनसे मशवरा जो है वो कैसे किया जाए। वैसे मैं ये आपसे कह दूं कि आप वो कानून पढ़ लें, चीफ जस्टिस साहब ने यकीनन ये पढ़ा होगा, उस कानून में कहीं ये नहीं लिखा कि कमीशन बनाने से पहले गवर्नमेंट जो है वो चीफ जस्टिस साहब से मशवरा करे। जी, उन्होंने आज ये कहा है कि 1956 के एक्ट में भी नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा ये रिवायत रही है और उस वजह से उन्होंने ये बताया कि 5 मरतबा इस पर सुप्रीम कोर्ट हुक्म भी दे चुकी है। उन्होंने खुद कहा कि कानून में ये नहीं है लेकिन ये रिवायत रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद है, आपसे इस पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। इसलिए बता दें वेलकम बैक। 2 सूबों में इंतखाबात और चीफ जस्टिस के इंतजामी इख्तियारात पर कानून साजी पर हुकूमत और अदालत में महाजराई चली आ रही थी और अब ऑडियो लीक्स की तहकीकात पर हुकूमत की जानिब से बनाए जाने वाले कमीशन के बाद हुकूमत और अदालत के दरमियान महाजराई में मजीद शिद्दत आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने आज ऑडियो लीक्स कमीशन से मुतल्लिक केस की पहली समाअत में कमीशन के क़याम का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है और अपने फैसले में ऑडियो लीक कमीशन के तहरीरी हुक्म और कार्रवाई पर भी हुक्म इम्तना जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है कि कमीशन में जजेस की नामजदगी से मुतल्लिक चीफ जस्टिस की मुशावरत लाजमी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर समाअत 31 मई तक मुलतवी कर दी है। अहम बात यह कि वफाकी हुकूमत ने पिछले हफ्ते चीफ जस्टिस पाकिस्तान की साथ समेत दीगर अफराद की मुबैना ऑडियो लीक्स की इंक्वायरी के लिए जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया था, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर आबिद जुबैरी समेत दीगर अफराद ने कमीशन के क़याम के खिलाफ दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी, जिस पर आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने अहम समाअत की और इस समाअत पे जजेस की जानिब से फोन टैपिंग के मामलात, हुकूमत की जानिब से अदालती दायरा-कार में मदाखलत और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की मौजूदगी में जजेस के खिलाफ इंक्वायरी कमीशन के क़याम पर अहम सवालात उठाए गए। अहम बात यह कि वफाकी हुकूमत इससे पहले चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से
मुख्तलिफ केसेस में फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा कर चुकी है, जबकि आज के इस समाअत के इब्तिदा में अटॉर्नी जनरल ने चीफ जस्टिस से ही बेंच से अलहदा होने का मुतालबा कर दिया और ये कहा कि हुकूमत की दरख्वास्त है कि लाजे बेंच ये केस ना सुने, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपका मतलब है कि मैं बेंच से अलग हो जाऊं? हुकूमत कैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपने मकासद के लिए मुंतखब कर सकती है? अटॉर्नी जनरल साहब, अदलिया की आज़ादी का मामला है, बहुत हो गया, आप हमारे इंतजामी इख्तियारात में मुदाखलत ना करें। अदलिया वफाकी हुकूमत के मातहत नहीं, आइन में इख्तियारात की तकसीम वाज़ेह है। ऑडियो लीक्स पर कमीशन बनाने से मुतालिक चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से सवाल किया कि चीफ जस्टिस की मुशावरत के बगैर कैसे इकदाम किया गया, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 में मुशावरत का नहीं कहा गया है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि 1956 के एक्ट में भी मुशावरत का नहीं कहा गया था। ये एक प्रैक्टिस है, कमीशन के लिए जज चीफ जस्टिस नामजद करेगा। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के 5 फैसले मौजूद हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि हुकूमत ने जाने अनजाने में जजों में दरार डालने की कोशिश की, कमीशन में जमानत की और फैमिली मैटर्स को भी डाल दिया गया है। हुकूमत इदारों का एहतराम करे जिसमें अदलिया भी शामिल है। इसके अलावा भी आज अदालत में मजीद रिमार्क्स दिए गए, उस पर हम बात करेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर कानूनदान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हामिद खान ने। हामिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। हामिद साहब, इसमें इमरान खान साहब भी पिटिशनर थे, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी पिटिशनर था। ये मुअत्तल कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने नोटिफिकेशन जो कि लास्ट वीक हुकूमत ने जारी किया था, लेकिन अभी राना सनाउल्लाह हमारे साथ मौजूद थे, वो कह रहे थे कि जो कानून है 2017 का पाकिस्तान इंक्वायरी कमीशन एक्ट का वो लाजमी करार नहीं देता है इस बात को कि चीफ जस्टिस से इसकी मुशावरत की जाए, लेकिन आज जो ऑर्डर आया है उसमें यह कहा गया है कि लाजमी है चीफ जस्टिस से मुशावरत करना, उसके बाद ही कमीशन बनाया जा सकता है। आपकी क्या राय है इस पर? बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ये कन्वेंशन है कि जब किसी कोर्ट से आप कोई जज को, सिटिंग जज को जब किसी कमीशन का हिस्सा बनाते हैं, चेयरमैन या मेंबर बनाते हैं, तो जरूरी है कि उस कोर्ट के चीफ जस्टिस से मुशावरत होनी चाहिए। और इसलिए जो फैसला किया सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल दुरुस्त है। यही पहले की जो नज़ीरें हैं या प्रेसिडेंट्स हैं उसी के मुताबिक है। क्या ये कानून का हिस्सा है? क्योंकि आपने भी कहा कन्वेंशन है और आज अदालत में भी ये कहा गया कि इवन 1956 का जो एक्ट था उसमें भी ये कानून में नहीं दर्ज था, लेकिन एक ये रवायत रही है। रवायत रही है, बिल्कुल। रवायत जो है वो कानून ही होता है, उसको कानून का हिस्सा समझा जाता है। ये जिसको हम प्रेसिडेंट एंड प्रैक्टिस कहते हैं और कन्वेंशन कहते हैं, वो सारे इसका हिस्सा होते हैं। तो यानी कि ये कमीशन जो है, आप कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या जो भी रेलेवेंट चीफ जस्टिस हो उस कोर्ट के, उसकी मर्जी के बगैर बनाया नहीं जा सकता। बिल्कुल सही है। आप किसी भी सिटिंग जज को किसी कमीशन का हिस्सा नहीं बना सकते जब तक कि उस कोर्ट के सरबराह की इसमें मुशावरत शामिल ना हो। सही, लेकिन आपको पता होगा कि मंडे को इस हवाले से पहली समाअत तो ये कमीशन कर भी चुका था। जी, कर चुका था, कोई शक नहीं है, लेकिन उन्होंने तो जो उसका नोटिफिकेशन है वो सस्पेंड कर दिया है, यानी सिरे से वो इस वक्त एग्जिस्ट ही नहीं करता जब तक वो नोटिफिकेशन को रिस्टोर ना हो जाए, ये सुप्रीम कोर्ट अपना स्टे ऑर्डर वापस ना ले ले, तो वो जो है कमीशन जो है इस वक्त मुकम्मल तौर पर मुअत्तल है और वो कोई भी फंक्शन नहीं कर सकता जब तक कि सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर में कोई तब्दीली नहीं करती या सुप्रीम कोर्ट उसको मुअत्तल नहीं करती अपने ऑर्डर को। लेकिन अगर आप कह रहे हैं ये फैसला भी दुरुस्त है कि इंक्वायरी कमीशन नहीं बनाया जा सकता चीफ जस्टिस साहब की मुशावरत के बगैर, लेकिन खुद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मामला हैं, चीफ जस्टिस साहब जजेस के मामला वहाँ पे भी नहीं सुनना चाह रहे, तो फिर हुकूमत क्या करे? अगर उनका एतराज़ है, उनका इल्ज़ाम है कि इस वक्त सहूलतकारी हो रही है और ऑडियो लीक्स भी इस हवाले से मौजूद है, तो फिर क्या करें? ना जुडिशल काउंसिल सुन रहा है मामला, ना इंक्वायरी कमीशन को इंक्वायरी करने दी जा रही है। देखिए, इंक्वायरी कमीशन जो है उसको उसके जो टर्म्स रेफरेंस डाले गए हैं वो बुनियादी तौर पर ही एक गैर कानूनी से मामला में है, क्योंकि इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के पहले फैसले मौजूद हैं कि ऑडियो लिंक्स और वीडियो लिंक्स जो हैं इनको वो बुनियादी तौर पे इनकी रिकॉर्डिंग जो है वो इलीगल है। उसके पीछे 2019 की एक जजमेंट है, खोसा साहब ऑथर हैं इस जजमेंट के, उन्होंने कहा ये 14-15 कंडीशंस पूरी होंगी तो फिर वो इस ऑडियो लीक्स और वीडियो लीक्स जो है वो किसी तौर पे सबूत का हिस्सा बन सकेंगी, उसके अलावा नहीं। हामिद खान साहब, कल आपने ऑन बिहाफ ऑफ इमरान खान एक पिटीशन भी सुप्रीम कोर्ट में दायर की है। आपकी 5 मुख्तलिफ प्रेयर थी, जिसमें एक नुक्ते में आपने बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फोर्सिबली
जो है उनके लोगों को पार्टी छोड़ने का कहा जा रहा है, पार्टी को डिसमेंटल किया जा रहा है। आपने कहा जुडिशल कमीशन बनाया जाए 9 मई के वाकयात पे। इसके अलावा एक पॉइंट में आपने ये भी मेंशन किया कि जो आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा चल रहे हैं वो गैर आईनी है, गैर कानूनी है। लेकिन अब हुकूमत इस बात पर गौर कर रही है कि इमरान खान पर भी आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा चलाया जाए। आज राना सनाउल्लाह ने यह कहा है कि जो हमारे पास शवाहिद मौजूद है कि इमरान खान खुद मुलविस थे 9 मई के एक्ट के हवाले से, उन्हीं के मशवरे पे, उन्हीं के इंस्ट्रक्शन पे ये सब हुआ है, तो उनका केस भी आर्मी एक्ट के जुमरे में आता है। जी बिल्कुल गलत बात है और इसका कोई ताल्लुक नहीं है कानून और आइन से। इवन जो आइन के तहत इजाजत मिली भी थी 21वीं तरमीम और 23वीं तरमीम के तहत, वो भी जो है वो भी लैप्स हो चुकी है। 2019 तक था, वो भी खत्म हो चुका है। इसलिए आइन में किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं कि सिविलियंस को आप आर्मी एक्ट के तहत मिलिट्री कोर्ट्स के सामने उनका ट्रायल करें। लिहाजा ये बात बिल्कुल गलत है उनकी। और वैसे भी जो आर्मी एक्ट है और उसके तहत भी सिविलियन को आप ट्राई नहीं कर सकते, जो भी इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है। और इसके ऊपर ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट की बड़ी वाज़ेह जजमेंट्स आ चुकी हैं। 2015 की जजमेंट बड़ी वाज़ेह है कि मिलिट्री कोर्ट के सामने किन हालात में कोई सिविलियन का मुकदमा जा सकता है और उसकी बड़ी तफसीलात है वहाँ पर। तो किसी सियासी जमात या उनके कारकुनों को आप जो है उस मिलिट्री कोर्ट्स के सामने आर्मी एक्ट के तहत नहीं ट्राई कर सकते। और हुकूमत इस बात पर भी गौर कर रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी आयद कर ली जाए। वो कह रहे हैं कि जो कुछ हुआ एक दहशतगर्द जमात के तौर पे ये सामने आए हैं, जो पॉलिटिकल रहनुमा है वो भी अब इसकी हिमायत करते हुए नजर आते हैं। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन कर दिया फिर क्या लाएमल होगा आप लोगों का? देखिए वो तो जब करेंगे तो हम देख लेंगे, लेकिन इसमें आर्टिकल 17 की बड़ी वाज़ेह कंडीशन है कि अगर किसी पार्टी को बैन किया जाता है किसी भी बुनियाद पर, उसमें मैं तो देख नहीं रहा कि कोई पॉलिटिकल पार्टी को जिन मामलात में सीधा जा रहा है और आर्टिकल 17 के तहत ये उनकी शराइत में ये आती नहीं है। लेकिन अगर एक मिनट के लिए हम इसको स्टडी भी करके देख लें, तब भी बुनियादी तौर पे रिक्वायरमेंट ये है कि ऐसा जो भी ऑर्डर होगा जो किसी पार्टी को बैन करने का, 15 दिन के अंदर उस पर रेफरेंस जो है सुप्रीम कोर्ट में दायर करना पड़ेगा। ये तो बड़े अरसे से मैं समझता हूँ ये कोशिश में मुब्तला हैं, लेकिन उन्हें ये पता है कि इनको सुप्रीम कोर्ट फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि ये आर्टिकल 17 की एक बुनियादी शर्त है और बगैर रेफरेंस के आप किसी पार्टी को ये बैन नहीं कर सकते। सही है। इसके अलावा हामिद खान साहब, आपकी प्रेयर जो है, अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पिटीशन पे क्या जवाब देते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी बातें जो लिखी गई है ऐसा लगता है वो फैक्ट्स के जो हकायक है उस पर मबनी नहीं है और कुछ चीज़ों पे इमरान खान साहब की पोजीशन भी ऐसा लगता है बदल गई है, जिसमें खासतौर पे जो पैराग्राफ 9 है उसमें आप लोगों ने ये कहा है कि हुकूमत एक्चुअली जो है फ़ौज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान गल्फ पैदा कर रही है, दूरियां पैदा करने की कोशिश कर रही है। और आपने ये कहा है उसमें कि मरियम नवाज साहिबा बदला लेना चाहती है क्योंकि उनके वालिद को इस्टेब्लिशमेंट ने निकाला था। अब ये तो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आप इसमें लिख रहे हैं, कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है, आप एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये बता रहे हैं कि क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ने निकाला था मरियम नवाज के वालिद साहब को, लिहाजा वो बदला लेना चाहती है तहरीक इंसाफ से, फौज से दूरियां पैदा करके। लेकिन माजी में तो हमने देखा है कि ये फैसला था, ये तो डिस्क्वालिफिकेशन का सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, 5 मेंबर्स थे जिसमें खुद इमरान खान साहब पिटिशनर थे। तो ये तो बेसिकली आप कह रहे हैं कि जो फैसला दिया गया सुप्रीम कोर्ट ने वो एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी से दिया था? नहीं, इसमें कहा यह गया है कि परसेप्शन जो है इनका PMLN का, और मुसलसल ये बात कही जा रही है, बल्कि खुद इमरान खान साहब ने जब ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया तो एक बहुत तहरीक चलाई इस बात पर, बल्कि जितना रास्ता इस्लामाबाद से लाहौर तक मुझे क्यों निकाला, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि मुझे किसी और ने निकाला। उनका कहने का मतलब भी बड़ा वाज़ेह था कि मुझे निकालने में एस्टेब्लिशमेंट का हाथ है। बल्कि आपके सामने कई जगह तकारीर की हैं, ये मरियम साहबा जहाँ तकारीर करती थी तो वो भी ऑडियो लिंक पे वहाँ पर तकरीर करते थे और बाजवा साहब को एड्रेस करके कहते थे कि आपने मुझे कैसे निकाला, आपकी वजह से मुझे हटाया गया और मेरी वजह से मेरी पार्टी को। तो उनका तो अपना ये मौक़िफ़ है। तो हमने सिर्फ इसमें ये बात कही है कि इनका अपना परसेप्शन ये है कि उन्हें एस्टेब्लिशमेंट ने निकाला है और इसका बदला जो है वो लिया जा रहा है PTI से और इमरान खान।
हामिद खान साहब, नून लीग बिल्कुल ये दावा करती रही है, बट ऐसा लगता है कि उनके दावों पे आप लोगों ने मोहर लगा दी, क्योंकि इस पैराग्राफ में जो अगर मैं थोड़ा सा पढ़ दूं कि मरियम नवाज हु हैज फाउंड इट अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू टेक रिवेंज फॉर रिमूवल ऑफ हिज फादर फ्रॉम पावर बाय द एस्टैब्लिशमेंट। कोई परसेप्शन का जिक्र नहीं है, ये तो ऐसा लग रहा है एक फॉरगॉन कंक्लूजन है, एक मैटर ऑफ फैक्ट ऐसा लग रहा है कि बयान किया जा रहा है इमरान खान की तरफ से। नहीं, मतलब है कि डिटेल्स तो बहरहाल बाद में डिस्कस होंगी, लेकिन बात ये परसेप्शन हमारे ख्याल से कि उनका अपना परसेप्शन ये है कि उन्हें एस्टेब्लिशमेंट ने निकाला है, कोर्ट के जरिए निकाला गया है, जो इल्जाम लगाए गए हैं वगैरह वगैरह अपनी जगह, लेकिन ये परसेप्शन उनका अपना है। और चूंकि उनका ये परसेप्शन है और ये इसमें किसी हद तक बहुत सारे और लोगों का भी परसेप्शन होगा कि उनको एस्टेब्लिशमेंट ने फारिग किया था और उनको हटाया गया, इमरान खान तो का क्या परसेप्शन है इस हवाले से? जी, आपके क्लाइंट इमरान खान का क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से? नहीं, इमरान खान साहब ने इसके ऊपर नहीं कहा कि जी हमारे ख्याल से ये ऐसे है, लेकिन इसमें कहा यह गया है कि ये समझते हैं, क्योंकि उनके बारे में कहा कि ये बदला लेना चाहती हैं अपने वालिद की डिस्क्वालिफिकेशन का, तो नेचुरली उनका ख्याल ये है कि चूंकि एस्टेब्लिशमेंट ने निकाला है तो हम एस्टेब्लिशमेंट यानी और पीटीआई के दरमियान खलीज पैदा करें। तो इसके पीछे असल जो मकसद है कहने का वो ये है। अच्छा, दूसरा हामिद खान साहब, क्योंकि इसमें लिखा गया है कि चैनल्स और चंद एंकर्स ने ये अफवाहें उड़ाई कि इमरान खान साहब को कस्टडी में टॉर्चर किया जा रहा है या वो उनकी मौत हो चुकी है, जिस वजह से लोग गुस्से में आए, लोगों को जानबूझ के उकसाया गया, उनको गुस्सा दिलाया गया ताकि ये जलाओ घेराव हो। अब यहाँ पे हमने तहकीकात की इसकी, कोई चैनल्स या एंकर्स ने ये बात नहीं की है, ज़्यादातर पीटीआई के रहनुमा हैं जिन्होंने ये ट्वीट्स किए, जिसमें उनके वकील भी हैं इंतज़ार हुसैन साहब। उन्होंने कहा कि उनकी टांग पे चोट थी और उस पर हमला किया गया पुलिस वालों की तरफ से। हमाद अजहर ने कहा कि तशद्दुद किया गया। फ़ारूक हबीब साहब ने कहा कि उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है। उनके भांजे हसान न्याजी साहब ने कहा कि उनकी जान को ख़तरा है। पीटीआई के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये बातें की गई कि इमरान खान की जान को ख़तरा है। तो ये किसी एंकर या चैनल्स ने नहीं, पीटीआई के अपने रहनुमा ये बातें कर रहे थे कि उनकी जान को ख़तरा है और उन पर तशद्दुद हो रहा है। ये सोशल मीडिया में ये बात निकली है और ये जरूरी नहीं कि सिर्फ पीटीआई के वर्कर्स ने कही, बेशक पीटीआई के वर्कर्स भी ये बहुत महसूस कर रहे थे कि इनको उठाया गया है, उसके बाद उन पर तशद्दुद होगा और इनकी जान भी खतरे में। ये तो शक मौजूद था, बल्कि काफी दिनों से ये बात नियत थी कि जब भी कभी इनको अरेस्ट किया जाएगा तो इनका जिंदा वापस आना मुश्किल हो जाएगा। तो लिहाजा ये तो एक वाइड स्प्रेड एक परसेप्शन था। फिर दूसरा, जिस अंदाज से उनको उस दिन गिरफ्तार करके लेके गए हैं, वो तो हर चैनल पे दिखाया गया है कि किस तरह से उनको रफली उठाया गया, धक्के मार के बिठाया गया। ये तो सबके सामने है। लिहाजा ये परसेप्शन फैल जाना कि जी अब इनके साथ ज्यादती होगी, तशद्दुद होगा या हो सकता है कि इनकी जिंदगी को भी खतरा हो, तो एक नेचुरल है बात उस फुटेज से, जो फुटेज। लेकिन हम सब ये फिर आप कोर्ट ऑफ लॉ में कैसे साबित करेंगे कि ये टीवी चैनल्स या एंकर ने उकसाया है लोगों को, जब अपने रहनुमा ये कह रहे हैं कि वो टॉर्चर हो रहे हैं और उनकी जान को खतरा है? देखिए ना, ये उनका परसेप्शन है। दूसरी बात मैं अर्ज कर दूं, जो इम्पोर्टेंट चीज है, इसको आप इस पस मंजर में देखें कि इसमें डिमांड क्या की गई है। हमारी तरफ से मुतालबा ये है कि आप जुडिशल कमीशन मुकर्रर करें। किसी जजेस को आप सुप्रीम कोर्ट से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जुडिशल कमीशन मुकर्रर करें, जो कि असलियत में 9 मई के वाकयात की तह में जाके देखें कि कौन किसका क्या इसमें रोल है, ये किस तरह से किया गया है, ये क्या इसमें वर्कर्स हमारे हैं, ये इसमें कोई और एलिमेंट है जिसने सारे मामले को बढ़ाया और बिगाड़ा और उसके पीछे कुछ और जो है अनासर थे और वजूहात थी जिनकी वजह से इस बात को उछाला गया। इसमें भी खान साहब, इसमें भी बड़ा दिलचस्प पहलू, क्योंकि इमरान खान साहब अपनी तकारीर में पहले ही कह चुके कि हमारे लोग नहीं थे, कभी कहते कि अननोन लोग थे, कभी वो ये भी कह चुके कि एजेंसीज के लोग थे। लेकिन इस पिटीशन में आप लोगों ने ये कहा है कि अगर तहरीक इंसाफ के लोग थे भी तो भी उनको फेयर ट्रायल का हक है, उनके साथ इंसाफ के तकाजे पूरे होने चाहिए। तो कभी कहते हैं कि उनके लोग नहीं थे, कभी कहते हैं एजेंसीज के लोग थे, कभी कहते हैं अगर हमारे लोग भी है तो भी फेयर ट्रायल होना चाहिए उनका। देखिए, वो दोनों चीजें आपस में कंट्राडिक्ट नहीं करती। इतना एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि ये इंक्वायरी करें, हमें शक है कि इसमें कोई और लोग भी शामिल किए गए हैं, बात को बढ़ाया गया है, इसके पीछे एलिमेंट है, हो सकता है इंटेलिजेंस के हों, ये सारी बातें कही गई बतौर एक इम्प्रेशन के।
इसीलिए हम कहते हैं कि इसको सेटल करने का एक ही तरीका है कि जुडिशल कमीशन बैठे, उनके सामने सारी एविडेंस आए और वो इसका फैसला करें कि हाँ इसके पीछे क्या हालात थे, क्या लोग थे और क्या सूझ थी। तो इसलिए ये बात, अब जहां तक बात ये है कि यकीनी तौर पे उसमें कुछ वर्कर्स भी हो सकते हैं जो उकसाए गए हों, जो गुस्से में हों और फिर मामलात को बढ़ाया भी गया हो, तो उस शर्त में कहा गया जो भी इसमें इन्वॉल्व है, हम ये नहीं कहते सिर्फ पार्टी के कारकुनान को फेयर ट्रायल दिया, हम कहते हैं जो कोई भी इसमें है, क्योंकि जिसके खिलाफ भी मुकदमा चलना है वो मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं चलना चाहिए, बल्कि ये किसी आम अदालत में चलना चाहिए और उसमें फेयर ट्रायल जो बुनियादी हक है हर सिटीजन का, ड्यू प्रोसेस हर एक का हक है, ये सबको मिलना चाहिए। और हामिद खान साहब, इस पिटीशन में आपने ये भी कहा है, इमरान खान साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ, मरियम नवाज साहिबा, आसिफ अली जरदारी और दीगर लोगों को जो बेल मिली उसमें भी इस्टेब्लिशमेंट का हाथ था। नवाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट से डील करके मुल्क से बाहर चले गए। ख्वाजा आसिफ साहब के इंटरव्यू का भी उसमें जिक्र है। तो इसमें भी आप लोग समझते हैं कि ये जो अदालतों ने बेल दी, चाहे लाहौर हाई कोर्ट ने दी, चाहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दी या किसी को सुप्रीम कोर्ट ने दी, क्या वो भी इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे जजेस ने बेल दी है? देखिए ना, जब इस्टेब्लिशमेंट किसी को रस्सा उसको देती है तो उसमें अदालतें भी मजबूर हो जाती हैं फिर उनको रिलीफ देने के लिए, क्योंकि इसमें इस्टेब्लिशमेंट का नेगेटिव और पॉजिटिव फैक्टर दोनों ही हो सकते हैं। लेकिन बहरहाल अदालतें ये सारे फैक्टर्स को सामने रखती हैं। हमारे अदालतों की एक अपनी तारीख है, मैं उसमें ज़्यादा गहराई से नहीं इसमें जाना चाहता, लेकिन जब भी कभी इस्टेब्लिशमेंट ने चाहा कोई मकसद पूरा करना तो वो मकसद बाज़ बज़रिया अदलिया, उस वक्त की अदलिया के जरिए उन्होंने पूरा किया है। लिहाजा इसमें ये कहा गया कि इसमें ख्वाजा आसिफ का भी इंटरव्यू था, सबने ये इस तरफ इशारा किया है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑन बोर्ड थी, इसीलिए नवाज शरीफ जो है सारे मुकदमात के बावजूद भी मुल्क से बाहर जाने का उनको रास्ता दिया गया। लेकिन ये आप बहुत बड़ी बात करें, आप कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट अगर फैसला कर ले कि किसी केस में किसी मुलजिम को जमानत दिलवानी है तो फिर अदालतें भी कुछ नहीं कर सकती, वो भी मजबूर हो जाती है, वो भी हालात को देख के फैसला करते हैं। देखिए, ये बात तो हमारी तारीख का एक हिस्सा है। हम जुडिशियल हिस्ट्री को जब हम देखते हैं, बहुत सारे जो है गवर्नमेंट्स हमारी जुडिशरी पे आए हैं और जिसका फायदा पूरा एस्टेब्लिशमेंट उठा के अपनी मर्जी के फैसले लिए हैं। तो मैं तो हमेशा से ये बात इस पिटीशन को, अपार्ट फ्रॉम दिस पिटीशन मैं बात कर रहा हूँ, मैं तो कई दफा ये कह चुका हूँ, हमारी तारीख ये बताती है कि कई नाजुक मोड़ों पर अदलिया ने वो काम किया है जिसका हम फख्र से जिक्र नहीं कर सकते। तो क्या नवाज शरीफ का जो डिस्क्वालिफिकेशन का फैसला था जिसका पहले मैंने जिक्र किया, क्या वो भी इसी से ही मिलता जुलता मामला है कि एस्टैब्लिशमेंट ने फैसला कर लिया कि उनको नाअहल करना है और अदालतों ने फैसला दे दिया? हो सकता है ऐसे ही हो सकता है ऐसे ही हो, क्योंकि तारीख अगर हम देखते हैं उसमें ये चीजें नजर आती हैं। ये मैं अपना आपको व्यू पॉइंट बता रहा हूँ, पार्टीज का अपने अपने व्यू पॉइंट होते हैं, लेकिन ये है कि अगर हम तारीख को उसके पस मंजर में देखते हैं तो बहुत दफा इस किस्म के फैसले हुए हैं जो कि एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के मुताबिक हुए हैं, और जो कुछ भी JIT वगैरह बनाई गई, जो कुछ हुआ वो आपके सामने है, तारीख का मामला है। तो ऐन मुमकिन है कि वहां पर भी अमल दखल जो है एस्टेब्लिशमेंट का हो। लेकिन इस पिटीशन के लिहाज से अगर ये कहा जाता है कि मियां नवाज शरीफ, मरियम नवाज, आसिफ जरदारी और दीगर केसेस में एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से, एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे उनको जमानतें मिली हैं, तो क्या ये मौजूदा जजेस भी उनमें से कुछ हैं अभी भी ऑन ड्यूटी हैं, क्या उनको चार्जशीट करने वाली बात नहीं हुई? देखिए, बात ये है कि ये तो तारीख ही फैसला करेगी किसका क्या रोल रहा है। उसमें बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो आपके सामने है और तारीखी तौर पर जिसका जो हिस्सा है वो सामने आता रहेगा। इसमें हमारे जज हज़रात के भी बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जिस पर हम हरगिज़ फख्र नहीं करते, बल्कि सख्त हम तनकीद करते हैं। तो लिहाजा ये तो एक ऑन गोइंग हिस्टोरिकल एक प्रोसेस है जिससे हम गुजरे हैं और अभी भी गुजर रहे हैं, और अदलिया पर बेपनाह दबाव डाला जा रहा है और अभी भी अदलिया बहुत दबाव में है, जो कि आपको बहुत सारे फैसलों से और बहुत सारी प्रोसीडिंग से नजर आ रहे हैं कि उसमें अदलिया पर किस कदर दबाव है और उनको काम में किस हद तक रुकावटों का सामना करना। आप कह रहे हैं कि माजी में ऐसे अदलिया का रोल रहा है जिसमें एस्टैब्लिशमेंट का किरदार भी वाज़ेह नजर आता है, लेकिन इस वक्त तो
इमरान खान के केसेस के हवाले से जो हुकूमत और हुकूमती पार्टीज है उनका अलग मौक़िफ़ है। वो कह रहे हैं कि इस वक्त इमरान खान की सहूलतकारी हो रही है, जहाँ पे उनके हुकूमत के जो लोग जब ऑपोजिशन में थे सालों महीनों तक उनको बेल नहीं मिलती, यहाँ पे तहरीक इंसाफ के लोगों को बड़ा आराम से बेल मिल जाती है, इमरान खान को बड़ी आराम से बेल मिल जाती है, इन्वेस्टिगेशंस रोक दी जाती है, तो उनकी सहूलतकारी हो रही है। अब ये इल्ज़ाम लग रहा है हुकूमत की तरफ से। देखिए, वो इल्ज़ाम है और बिल्कुल बेबुनियाद इल्ज़ाम है। अदलिया पर इल्ज़ाम और अटैक जो किया जा रहा है बड़ा अफसोसनाक है। देखिए, आप जो कुछ उस दिन हुआ, खासतौर से 15 तारीख को, जिस तरह से हुकूमत जो है, जो इस वक्त सिटिंग गवर्नमेंट है, जो सियासी जमातें उस गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव डालने के लिए सामने इतनी बड़ी डेमोन्स्ट्रेशन की, ये अनप्रेसिडेंटेड है कि कभी इस तरह से किया गया हो। एक सिटिंग गवर्नमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट पर इस अंदाज से दबाव डाल रही हो, जो कि बहुत अफसोसनाक बात है। इस वक्त पूरी कोशिश की जा रही है कि अदलिया पर इतना दबाव डाला जाए कि वो कोई रिलीफ ना दे सके तहरीक इंसाफ के कारकुनान को। बहुत बहुत शुक्रिया। हामिद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज के इतना ही, शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।